इकोनॉमी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, पर यह असल में एक सिंपल मशीन है। ये लॉजिकल और मैकेनिकल तरीके से काम करती है। ये मशीन कुछ सिंपल पार्ट्स और कुछ सिंपल ट्रांजैक्शंस से बनी है, जो बार बार रिपीट होती रहती है। ये ट्रांजैक्शंस ह्यूमन नेचर से चलती है। सबसे बेसिक लेवल पर इकोनॉमी उसमें होने वाले सभी ट्रांजैक्शंस का टोटल है। एक ट्रांजैक्शन एक बहुत सिंपल चीज है। जब भी आप कुछ खरीदते हैं, आप एक ट्रांजैक्शन क्रिएट करते हैं। आप गुड्स, सर्विसेज या फाइनेंशियल एसेट्स के लिए पैसा या क्रेडिट एक्सचेंज कर रहे होते हैं। यह प्रोसेस लाखों करोड़ों बार रिपीट होता है, जिससे इकोनॉमी को चलाने वाली तीन मेन फोर्सेस बनती है: प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, शॉर्ट टर्म डेट साइकिल और लॉन्ग टर्म डेट साइकिल। इकोनॉमी को समझने के लिए हमें इन ट्रांजैक्शंस को टॉप डाउन देखना होगा। एक मार्केट में सभी बायर्स और सभी सेलर्स एक ही चीज के लिए ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे व्हीट मार्केट, कार मार्केट और स्टॉक मार्केट होती है। इकोनॉमी में उसके सभी मार्केट्स में होने वाले सभी ट्रांजैक्शंस शामिल होते हैं। तो अगर आप सभी मार्केट्स में कुल खर्च और कुल बेची गई मात्रा को जोड़ दें, तो आपको इकोनॉमी को समझने के लिए जरूरी सब कुछ मिल जाता है। ये इतना ही सिंपल है। लोग, बिजनेस, बैंक और गवर्नमेंट्स सभी इन ट्रांजैक्शंस में शामिल होते हैं। गवर्नमेंट सबसे बड़ी बायर और सेलर होती है, और इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है और पैसा खर्च करती है, और एक सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक दूसरे बायर्स और सेलर्स से अलग होता है, क्योंकि ये इकोनॉमी में पैसे और क्रेडिट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। ये इंटरेस्ट रेट्स को इन्फ्लुएंस करके और नए पैसे प्रिंट करके ऐसा करता है। इन रीजंस से, जैसा कि हम देखेंगे, सेंट्रल बैंक क्रेडिट के फ्लो में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। क्रेडिट इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और शायद सबसे कम समझा जाने वाला। यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि यह सबसे बड़ा और सबसे वॉलेटाइल पार्ट है। बायर्स और सेलर्स की तरह लेंडर्स और बोरोवर्स ट्रांजैक्शंस करने के लिए मार्केट में जाते हैं। लेंडर्स अपने पैसे को ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, और बोरोवर्स कुछ ऐसा खरीदना चाहते हैं जो वे अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे घर या कार, या वे किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे बिजनेस शुरू करना। क्रेडिट लेंडर्स और बोरोवर्स दोनों को वो पाने में मदद कर सकता है जो वे चाहते हैं। बोरोवर्स उधार ली गई अमाउंट चुकाने का वादा करते हैं, जिसे प्रिंसिपल कहते हैं, प्लस एक एडिशनल अमाउंट जिसे इंटरेस्ट कहते हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो कम उधार लिया जाता है, क्योंकि ये महंगा होता है। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो उधार बढ़ता है, क्योंकि ये सस्ता होता है। जब एक बोरोवर चुकाने का वादा करता है और एक लेंडर उन पर विश्वास करता है, तो क्रेडिट क्रिएट होता है। कोई भी दो लोग हवा से क्रेडिट बनाने पर सहमत हो सकते हैं। ये सिंपल लगता है, लेकिन क्रेडिट मुश्किल है, क्योंकि इसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे ही क्रेडिट क्रिएट होता है, ये तुरंत डेट में बदल जाता है। डेट लेंडर के लिए एक एसेट और बोरोवर के लिए एक लायबिलिटी दोनों होता है। फ्यूचर में जब बोरोवर लोन प्लस इंटरेस्ट चुकाता है, तो एसेट और लायबिलिटी गायब हो जाते हैं और ट्रांजैक्शन सेटल हो जाता है। क्रेडिट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब एक बोरोवर को क्रेडिट मिलता है, तो वे अपना खर्च बढ़ा पाते हैं। और याद रखें, खर्च ही इकोनॉमी को चलाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की इनकम होती है। जरा सोचिए, आप जो भी डॉलर खर्च करते हैं, कोई और उसे कमाता है, और आप जो भी डॉलर कमाते हैं, कोई और उसे खर्च कर चुका होता है। तो जब आप ज्यादा खर्च करते हैं, तो कोई और ज्यादा कमाता है। जब किसी की इनकम बढ़ती है, तो वे ज्यादा क्रेडिट वर्दी और ज्यादा उधार लेने के काबिल बन जाते हैं। एक क्रेडिट वर्दी व्यक्ति के पास दो चीजें होती हैं: 1, चुकाने की क्षमता, 2, कोलैटरल। आपके डेट के मुकाबले ज्यादा इनकम होने से आपको चुकाने की क्षमता मिलती है। अगर आप चुका नहीं पाते हैं, तो आपके पास कोलैटरल के रूप में बेचने के लिए वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं। इससे लेंडर्स आपको ज्यादा पैसे उधार देने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। यह बढ़ा हुआ उधार एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग पैटर्न बनाता है। ज्यादा खर्च से ज्यादा इनकम होती है, जिससे ज्यादा उधार होता है, जिससे ज्यादा खर्च होता है, और इसी तरह यह पैटर्न इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर ले जाता है। और यही वजह है कि हमारे पास साइकिल्स होती है। एक ट्रांजैक्शन में आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, और आपको कितना मिलता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोड्यूस करते हैं। समय के साथ हम ज्यादा सीखते हैं, और वो जमा किया गया ज्ञान हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाता है। इसे हम प्रोडक्टिविटी ग्रोथ कहते हैं।
जो लोग इन्वेंटिव और मेहनती होते हैं वे अपनी प्रोडक्टिविटी और अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को उन लोगों की तुलना में तेजी से बढ़ाते हैं जो कंप्लेसेंट और आलसी होते हैं। पर जरूरी नहीं कि शॉर्ट रन में ऐसा हो। प्रोडक्टिविटी लॉन्ग रन में सबसे ज्यादा मायने रखती है, लेकिन क्रेडिट शॉर्ट रन में सबसे ज्यादा मायने रखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रोडक्टिविटी ग्रोथ ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती, इसलिए ये इकोनॉमिक स्विंग्स का बड़ा ड्राइवर नहीं है। डेट है। डेट हमें तब ज्यादा कंज्यूम करने देता है जब हम इसे एक्वायर करते हैं, और ये हमें तब कम कंज्यूम करने के लिए मजबूर करता है जब हम इसे चुकाते हैं। ये डेट स्विंग्स दो बड़ी साइकिल्स में होते हैं। 1, एक में लगभग 5 से 8 साल लगते हैं। 2, और दूसरे में लगभग 75 से 100 साल लगते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग इन स्विंग्स को महसूस करते हैं, पर वे आमतौर पर इन्हें साइकिल्स के रूप में नहीं देखते। वे इन्हें करीब से दिन ब दिन देखते हैं। इस वजह से वे अक्सर उस समय जो हो रहा होता है उसे वो मान लेते हैं जो हमेशा होता रहेगा। इन साइकिल्स को समझना हमें ये देखने में मदद करता है कि हम कहाँ हैं और कहाँ जाने वाले हैं। चलिए एक इकोनॉमी की कल्पना करते हैं जहाँ कोई क्रेडिट नहीं है। इस इकोनॉमी में मैं अपना खर्च बढ़ाने का एकमात्र तरीका अपनी इनकम बढ़ाना है, जिसके लिए मुझे ज्यादा प्रोडक्टिव होना होगा और ज्यादा काम करना होगा। बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी ही ग्रोथ का एकमात्र तरीका है। चूंकि मेरा खर्च दूसरे व्यक्ति की इनकम है, इकोनॉमी उतनी तेजी से बढ़ती है जितनी हमारी कलेक्टिव प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन क्योंकि हम उधार लेते हैं, हमारे पास साइकिल्स होती है। ये किसी कानून या रेगुलेशन की वजह से नहीं है, ये ह्यूमन नेचर और क्रेडिट के काम करने के तरीके की वजह से है। उधार लेना बस खर्च को आगे खींचने का एक तरीका है। कुछ ऐसा खरीदने के लिए जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करना होगा। ऐसा करने के लिए आपको असल में अपने फ्यूचर सेल्फ से उधार लेना होगा। ऐसा करने से आप फ्यूचर में एक ऐसा समय बनाते हैं जहां आपको इसे चुकाने के लिए अपनी कमाई से कम खर्च करना होगा। उधार लेने, ज्यादा खर्च करने और फिर उसे चुकाने का पैटर्न एक साइकिल जैसा लगता है। ये एक व्यक्ति के लिए उतना ही सच है जितना पूरी इकोनॉमी के लिए। इसीलिए क्रेडिट को समझना इतना इंपॉर्टेंट है। ये फ्यूचर में होने वाली घटनाओं की एक मैकेनिकल प्रिडिक्टेबल सीरीज को मोशन में सेट करता है। ये शॉर्ट टर्म डेट साइकिल बनाता है। जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, हमें एक एक्सपेंशन दिखता है जो साइकिल का पहला फेज है। खर्च बढ़ता रहता है और कीमतें बढ़ने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खर्च में बढ़ोतरी क्रेडिट से चलती है, जिसे हवा से तुरंत बनाया जा सकता है। जब खर्च और इनकम की मात्रा गुड्स के प्रोडक्शन से तेजी से बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। सेंट्रल बैंक ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं चाहता क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स होती हैं। कीमतें बढ़ते देखकर ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है। हाई इंटरेस्ट रेट्स के साथ कम लोग पैसे उधार ले पाते हैं और मौजूदा डेट्स की कॉस्ट भी आ जाती है। अपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स या मॉर्गेज पेमेंट्स के बढ़ने के बारे में सोचें। क्योंकि लोग कम उधार ले रहे हैं और उनके डेट रिपेमेंट्स ज्यादा हैं, उनके पास खर्च करने के लिए कम पैसे बचते हैं, तो खर्च धीमा हो जाता है। और चूंकि एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की इनकम है, इनकम्स गिरेंगी और इसी तरह। जब लोग कम खर्च करते हैं तो कीमतें गिर जाती हैं। इसे हम डिफ्लेशन कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है और हमारे पास एक रिसेशन होता है। अगर रिसेशन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है और इन्फ्लेशन अब प्रॉब्लम नहीं है, तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स कम करेगा ताकि सब कुछ फिर से शुरू हो जाए। कम इंटरेस्ट रेट्स के साथ डेट रिपेमेंट्स कम हो जाती हैं और उधार लेना और खर्च करना बार आ जाता है और हमें एक और एक्सपेंशन दिखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इकोनॉमी एक मशीन की तरह काम करती है। शॉर्ट टर्म डेट साइकिल में खर्च केवल लेंडर्स और बोरोअर्स की क्रेडिट प्रोवाइड करने और रिसीव करने की इच्छा से लिमिटेड होता है। जब क्रेडिट आसानी से अवेलेबल होता है तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन होता है। जब क्रेडिट आसानी से अवेलेबल नहीं होता तो रिसेशन होता है। और ध्यान दें कि यह साइकिल मुख्य रूप से सेंट्रल बैंक द्वारा कंट्रोल की जाती है। शॉर्ट टर्म डेट साइकिल आमतौर पर 5 से 8 साल तक चलती है और दशकों तक बार बार होती रहती है। लेकिन ध्यान दें कि हर साइकिल का बॉटम और टॉप पिछली साइकिल की तुलना में ज्यादा ग्रोथ और ज्यादा डेट के साथ खत्म होता है। क्यों? क्योंकि लोग इसे पुश करते हैं। उनमें डेट चुकाने के बजाय ज्यादा उधार लेने और खर्च करने की प्रवृत्ति होती है। यह ह्यूमन नेचर है। इस मानवीय प्रवृत्ति के कारण लंबे समय तक डेब्ट्स इनकम से तेजी से बढ़ते हैं।
जिससे लॉन्ग टर्म डेट साइकिल बनती है। लोगों के ज्यादा कर्जदार होने के बावजूद लेंडर्स और भी आसानी से क्रेडिट देते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई सोचता है कि चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं। लोग बस हाल के पास्ट पर फोकस करते हैं। इनकम्स क्या कर रही हैं? वे बाचा रही हैं। एसेट वैल्यूज वे ऊपर जा रही हैं। स्टॉक मार्केट तेज है। ये एक बूम है। उधार के पैसे से गुड्स, सर्विसेज और फाइनेंशियल एसेट्स खरीदना फायदेमंद होता है। जब लोग ऐसा बहुत करते हैं तो इसे हम बबल कहते हैं। तो भले ही डेब्ट्स बेआच रहे हों, इनकम्स उन्हें ओन ऑफसेट करने के लिए लगभग उतनी ही तेजी से बेआच रही है। डेट टू इनकम का रेशियो डेट बर्डन कहलाता है। जब तक इनकम्स बढ़ती रहती हैं, डेट बर्डन मैनेजेबल रहता है। उसी समय एसेट वैल्यूज आसमान छूती है। लोग अमीर महसूस करते हैं, इसलिए वे एसेट्स खरीदने के लिए भारी मात्रा में पैसे उधार लेते हैं, जिससे उनकी कीमतें और भी ज्यादा बेआच जाती हैं। यह हमेशा जारी नहीं रह सकता। किसी पॉइंट पर डेट बर्डन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स में 1929 और 2008 में हुआ है और इतिहास में कई दूसरे देशों में भी। जब डेट बर्डन बहुत ज्यादा होते हैं तो डिलीवरेजिंग शुरू होती है। डिलीवरेजिंग में लोग खर्च कम करते हैं, इनकम्स गिरती हैं, क्रेडिट गायब हो जाता है, एसेट प्राइसेस गिरते हैं, बैंक क्राइसिस में आते हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश होता है और सोशल टेंशन बढ़ती है। सब कुछ दूसरी तरफ खुद पर ही फीड करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे इनकम्स गिरती हैं और डेट रिपेमेंट्स बढ़ते हैं, बोरोअर्स पर दबाव बढ़ता है। अब क्रेडिट वर्दी न होने के कारण क्रेडिट सूख जाता है और बोरोअर्स अपने डेट रिपेमेंट्स करने के लिए पर्याप्त पैसे उधार नहीं ले पाते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए बोरोअर्स को एसेट्स बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। एसेट्स बेचने की होड़ मार्केट में बाआच ला देती है। उसी समय खर्च भी गिर रहा होता है। यह तब होता है जब स्टॉक मार्केट कोलैप्स करता है और रियल एस्टेट मार्केट गिरता है। यह प्रॉब्लम रिसेशन से अलग है। रिसेशन में इंटरेस्ट रेट्स कम करने से उधार लेने को बढ़ावा मिल सकता है। डिलीवरेजिंग में इंटरेस्ट रेट्स कम करना काम नहीं करता, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स पहले से ही कम होते हैं और जल्द ही 0% पर पहुंच जाते हैं, तो स्टिमुलस खत्म हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में 1930 के दशक की डिलीवरेजिंग के दौरान और 2008 में फिर से इंटरेस्ट रेट्स 0% पर थे। रिसेशन और डिलीवरेजिंग के बीच का अंतर यह है कि बोरोअर्स का डेट बर्डन बस बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इंटरेस्ट रेट्स कम करने से इसे कम नहीं किया जा सकता। लेंडर्स को एहसास होता है कि डेब्ट्स इतने बड़े हो गए हैं कि उन्हें कभी भी पूरी तरह से चुकाया नहीं जा सकता। बोरोअर्स ने चुकाने की अपनी क्षमता खो दी है और उनके कोलैटरल की वैल्यू कम हो गई है। वे डेट से अपाहिज महसूस करते हैं। वे और भी नहीं चाहते। लेंडर्स उधार देना बंद कर देते हैं और बोरोअर्स उधार लेना बंद कर देते हैं। इकोनॉमी को क्रेडिट वर्दी न होने के रूप में सोचें। तो आप डिलीवरेजिंग के बारे में क्या करते हैं? प्रॉब्लम यह है कि डेट बर्डन बहुत ज्यादा है और उन्हें कम होना चाहिए। ऐसा 4 तरीकों से हो सकता है। 1. लोग, बिजनेस और गवर्नमेंट्स अपना खर्च कम करते हैं। 2. डेब्ट्स डिफॉल्ट्स और रिस्ट्रक्चरिंग के जरिए कम किए जाते हैं। 3. वेल्थ को हैव से हैव नॉट्स में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और 4. सेंट्रल बैंक नए पैसे प्रिंट करता है। मॉडर्न हिस्ट्री में हर डिलीवरेजिंग में ये 4 तरीके हुए हैं। आमतौर पर खर्च पहले कम किया जाता है, जैसा कि हमने अभी देखा, इसे ऑनस्टेरिटी कहते हैं। लेकिन जब खर्च कम किया जाता है तो इनकम्स गिरती है, तो ये डेट बर्डन को और खराब कर सकता है। ये ऑनस्टेरिटी डिफ्लेशनरी और दर्दनाक होती है। दूसरा तरीका डेट्स को कम करना है। जब बोरोअर्स चुकाते नहीं हैं, तो ये एक डिफॉल्ट होता है। ये बोरोअर और लेंडर दोनों के लिए एक दर्दनाक प्रोसेस है। ये वो जगह है जहां गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक को प्रोसेस को इस तरह से मैनेज करने के लिए कदम उठाना चाहिए जो बैलेंस्ड हो। सेंट्रल बैंक पैसे प्रिंट कर सकते हैं और इसका उपयोग फाइनेंशियल एसेट्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने के लिए कर सकते हैं। ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान और 2008 में फिर से हुआ, जब अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने $2 ट्रिलियन से ज्यादा प्रिंट किए। ये एसेट प्राइसेस को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे लोग ज्यादा क्रेडिट वर्दी बनते हैं, लेकिन ये केवल उन लोगों की मदद करता है जिनके पास फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी ओर गुड्स और सर्विसेज खरीद सकती है और लोगों के हाथों में पैसे डाल सकती है। सेंट्रल बैंक द्वारा पैसे प्रिंट करके और गवर्नमेंट को उधार देकर ये स्टिमुलस प्रोग्राम्स और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पर अपना खर्च बढ़ा सकती है। इससे लोगों की इनकम्स बढ़ती हैं, साथ ही गवर्नमेंट का डेट भी। हालांकि
ये इकोनॉमी के कुल डेट बर्डन को कम करेगा। ये बहुत रिस्की समय है। पॉलिसी मेकर्स को डेट बर्डन को कम करने के लिए 4 तरीकों को बैलेंस करने की जरूरत है ताकि एक ब्यूटीफुल डिलीवरेजिंग हो सके। इस टेम्पलेट को समझकर हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी रहस्यमय नहीं है। ये प्रेडिक्टेबल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स वाली एक मशीन है। इसे समझने से हमें अपने और समाज के लिए बेहतर डिसीजन लेने में मदद मिलती है।